जिस मामले को लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ और जिस मामले को एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई, अब तो ये कहा जा रहा है कि उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो गिरने से जो है उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि टारगेट कुछ और किया जा रहा था। वहाँ के रहने वाले मिनॉरिटी लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि ओजीडब्ल्यू का काम वो लोग करते हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक एमएलए की अगर इन्वेस्टिगेशन एफआईआर नहीं लग पड़ी तो वो गरीब आदमी उनका क्या करेंगे। आज उनको एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। 3 आदमी एक्सीडेंट से मर रहे हैं, 3 आदमियों के साथ एक्सीडेंट हो रहा है। ये केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी चलो माना गिर सकता है और कह रहे हैं कि वो पैंट उल्टी इसलिए पहनी थी उन्होंने कि बारात में जा रहे थे। ऐसे सुनने में आ रहा है हमें कि बारात में जा रहे थे तो वो उल्टे कपड़े गंदे ना हो जाए तो उल्टे कपड़े पहने थे। मतलब जितनी बारात जा रही है वो सब उल्टे कपड़े पहन के जा रहे थे। जनाब, ये एक मर्डर है, मर्डर, प्लान्ड मर्डर है, समझ रहे हो। किसी भी तरीके से हुआ है, किसने किया है, ये एक जांच का विषय है, लेकिन ये एक मर्डर है और इसको सोच समझ के डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। समय डेड बॉडीज मिली वो 3, उस समय तो प्रोटेस्ट हुए, बड़ा रोडें बंद हुई, आपके साथ मिसबिहेविंग हुई, बाकी डिप्टी सीएम तक को वहाँ पे नहीं जाने दिया गया, बाकी जो लोग वहाँ पे जाना चाहते थे सियासी लोग उनको वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। लेकिन जब ये खबरें चलना शुरू हुई कि ये रिपोर्ट आ रही है, ऐसा कुछ मामला है, उसके बाद बीजेपी के नेता क्यों चुप हो गए? देखो, वो सवाल आप उनसे ही पूछो तो अच्छा रहेगा, वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पहले तो के। बोलना ज्यादा बनता था ना। हाँ बिल्कुल, वो इस चीज पे अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि वो क्यों चुप हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे, पहले क्यों इतना शोर डाल रहे थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये एक साझा मसला। डॉक्टर साहब, आपने एक कंप्लेंट करवाई थी बिलावर थाने में कुछ लोगों के खिलाफ, क्या उसमें कोई एफआईआर लगी? अभी तक कोई एफआईआर नहीं लगी है, अभी तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सिस्टम ही ऐसा, आप क्या बोलें, किसको पकड़े। आप देख सकते हैं वीडियोस में, क्योंकि वीडियोस एक एविडेंस है। बिल्कुल। दिन में वो लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, शाम को वही लोग आपके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी क्यों हो रही है? और देखो, इन्वेस्टिगेशन तब करो कि जब वहां पे कोई सबूत ना हो। और मौके पे एसएचओ साहब वहां थे और वो जब मेरे साथ हाथापाई हो रही तो एसएचओ साहब ने ही वहां से मुझे निकलवाया। वहां से वो मौके के गवाह हैं, शाम के समय। हाँ, वो मौके के गवाह हैं वहां पे। तो अगर ये एमएलए के ऊपर ये चीजें होने के बाद अगर ये इस चीज को डिले कर रहे हैं तो आप आम आदमी जिसकी कोई अप्रोच नहीं होगी उसका तो सोचिए क्या हाल करेंगे, उसके ऊपर क्या ही कार्रवाई होगी। और अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि रहबरे खेल के जो लोग हैं उनको 7 साल के बाद जो है पक्का कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उसी तरह से रहबरे जंगलात भी हैं जिन्होंने 7 साल छोड़ के 10-10 साल कर लिए हैं, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं हो रही है। होम गार्ड्स के लिए कोई बात नहीं हो रही है, एसपीओ के लिए कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, बात अब किस और किसी की सैलरीज बढ़े ना बढ़े, एमएलएज की सैलरी हमने सुना है बढ़ने वाली है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक एसपीओ 18 से 4,000 पे पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद डेली वेजर्स 9,000 पे काम करे, कुक 1,000 रुपया दिन का, 33 रुपए। बिल्कुल। एक फैमिली 33 रुपए पे सोचो क्या पलती होगी। 33 रुपए की कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती होगी शायद। उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है पहले इसके ऊपर गौर कीजिए, जब ये मसले हल हो जाते हैं उसके बाद एमएलए की सैलरी के बारे में बात कीजिए। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी मौजूद है हमारे साथ, एमएलए बनी है, बात करेंगे। रामेश्वर जी, अगर बात करें हम सदन की, तो सदन की कार्रवाई किस तरह की चल रही है? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने प्रायोरिटी पे रखे हैं? देखो, सदन में तो एक ही चीज हो रही है, तू मैं हो रहा है। तू गलत मैं गलत, तू सही मैं सही, यही चल रहा है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है। पता सबको है कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये है कि थोपा किस पे जाए, ठीक है, बॉल किसके हाथ में थमानी है कि भाई गलत बॉलिंग हुई है तो किसने की है। अब ये है आरोप पे चल रहा है। मुझे लगता है इन सब से हटके अब सोल्यूशन निकालना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से हटके, पता है, हम सबको पता है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है कि भाई 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, निज़ाम बिगड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, हमारा जम्मू कश्मीर किसी हाल में नहीं रहा है। तो अब इसको कुछ ना कुछ हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बीजेपी वालों को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, सेंटर में बहुत पैसा है, जितना चाहो उतना, तो आप लेके आ जाओ, आप परमानेंट करवाओ उन लोगों को और आप क्रेडिट ले लो। अगर आप स्टेट दिला सकते हो तो आप दिलाओ। अगर हमारे यूटी से जितनी सरकार बनी है, अगर वो उनको लगता है कि हम कर सकते हैं इस मुद्दे पे, तो वो करें। लेकिन मेन चीज है हल निकलना चाहिए, हल निकालने की तरफ कार्रवाई जानी चाहिए। आरोप लगाना बड़ा इजी है और आरोप जितने मर्जी लगा लो,
एक दूसरे पे गलत प्रूफ करने पे आ जाओ तो हर एक इंसान एक दूसरे को गलत प्रूफ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और है, लोग नजरें लगाए बैठे हैं, बच्चे नजरें लगाए बैठे हैं, बेरोजगार लोग नजरें, डेली वेजेस नजरें लगाए बैठे हैं कि क्या निकलता है इनके मुंह से, लेकिन निकलता क्या है, वही लड़ाई झगड़े, क्या कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, और किसी की सैलरीज बढ़े ना बढ़े, एमएलए की सैलरी हमने सुना है बढ़ने वाली है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक एसपीओ 18 से 4,000 पे पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद डेली वेजर्स 9,000 पे काम करे, कुक 1,000 रुपया दिन का, 33 रुपए। बिल्कुल। एक एक फैमिली 33 रुपए पे सोचो क्या पलती होगी, 33 रुपए की कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती होगी शायद। उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है, मुझे लगता है पहले इसके ऊपर गौर कीजिए। जब ये मसले हल हो जाते हैं उसके बाद एमएलए की सैलरी के बारे में बात कीजिए। जब तक आपके सामने हम इन लोगों को बोलते हैं ये हमारे परिवार का हिस्सा है ना, हम इनसे काम लेना है तो हम ये बोलते हैं हमारे परिवार का हिस्सा, बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जब देने की बात आती है तो वो परिवार के उस हिस्से को सबसे लास्ट में रखा जाता है, पहले बोला जाता है पहले हम अपना पेट भर लेते हैं, पहले इनके बारे में लास्ट में सोचेंगे। काम लेना हो तो परिवार का हिस्सा है और देने की बारी आए तो वो हिस्सा भूल जाता है। और ये बात मैंने एक दिन पहले उठाई थी, लेकिन शोर शराबे में वो बात गुम होगी। लेकिन मैं एक बार फिर से ये बात उठाऊंगा कि एक कानून निकलना चाहिए। अब सीएम साहब ने बोला है कि एक कमेटी बनाएंगे, 6 महीने के बाद कमेटी रिव्यू करेगी, अगले साल बजट में इनकी परमानेंट का कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाई जाए। अगर ऐसी है तो तब तक के लिए एटलीस्ट इतना हो, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, चाहे वो एनआरएचएम के हैं, एनवाईसी के हैं, डेली वेजर्स हैं, कोई भी है, कुक है, एटलीस्ट इतना किया जाए कि जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, वो चाहे पीएचई की हैं, पीडीडी के हैं, उन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, डायरेक्टर हो गया, सीएमओ हो गया, कोई भी हो गया, जो भी हेड है उनके, अब हेड ऑफ द फैमिली का ये होता है कि अगर परिवार में कोई बड़ा है तो उसका फर्ज होता है कि मैं सबसे पहले छोटे को दूं। ऐसा तो नहीं है घर में फादर है वो पहले अपना पेट भरेगा, सबसे छोटे बच्चे को लास्ट में देगा। उसका होता है कि मैं सबसे पहले, उनका एक ऑर्डर निकले कि उन डायरेक्टरों की, उन प्रिंसिपल सेक्रेटरियों की, उन ऑफिसरों की सैलरी तब तक ना निकले जब तक पहले कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की ना निकले। जब सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की सैलरी निकल जाए उसके बाद डायरेक्टरों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, कमिश्नरों की उसके बाद निकलनी चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्टर और कमिश्नर की 2-2 लाख रुपया सैलरी होगी, अगर उनकी एक महीना नहीं भी आएगी ना तो वो फिर भी उनकी सेविंग इतनी होगी कि वो 1-2 महीने निकाल जाएंगे। लेकिन बेचारे जिनकी पहले ही 4,000 है, जिनकी 9,000 है, उनकी एक दिन भी नहीं आएगी ना, उनके लास्ट के 15 दिन पैसे भी उधारी में निकल रहे होते हैं, और अगर 5 दिन नहीं आए तो वो तो डूब जाएंगे। लेकिन होता क्या है, इनकी सैलरी 6-6 महीने नहीं आती, 7-7 महीने नहीं आती, और जबकि इनकी टाइम पे आनी चाहिए। और मैं ये बात फिर से रखूंगा कि कोई ऑर्डर निकले, जब तक हर एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की सैलरी ना निकली हो तब तक किसी भी बड़े ऑफिसर की सैलरी नहीं रिलीज होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि रहबरे खेल के जो लोग हैं उनको 7 साल के बाद जो है पक्का कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उसी तरह से रहबरे जंगलात भी हैं जिन्होंने 7 साल छोड़ के 10-10 साल कर लिए हैं, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं हो रही है, होम गार्ड्स के लिए कोई बात नहीं हो रही है, एसपीओज के लिए कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, बात किस किस पे ना करें, है क्या चीज, डेली वेजेस के लिए कम से कम एक उम्मीद 6 महीने के बाद ही सही। मैं वही कह रहा हूँ, कोई इस 5 साल के अंतराल के बाद कोई एक निजाम दिया हो इन्होंने सही कि भाई इसके ऊपर आप बात मत करो, ये वाला हमने ठीक कर दिया, इतने % हमने ठीक कर दिया, इतना रह गया ये आप कर दिया। कोई चीज है ही नहीं जो हुई हो। एक भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का एक आदमी आप बता दो जिसको इन्होंने परमानेंट किया। मुद्दे तो नहीं कि इनके भी थे ना ये रेगुलेशन, इनसे बोर्ड इन्होंने भी लिए थे कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, इन्होंने कितने किए, एक बता दो। अब मतलब कि मैं ये बोलता हूँ कि 0 से स्टार्ट होना है तो टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता। आज डेली वेजर के बारे में हुआ है, कल आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर से जैसे कि बताया जाता है कि सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास। तो इस हालात में अगर आहिस्ता आहिस्ता, एक डेली वेजर्स की बात हुई है, एनआरएचएम का बड़ा मुद्दा उठा है, तो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है 5 साल के अंदर अंदर, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ इन 5 सालों में मुझे लगता है, उम्मीद है कि होगा। डॉक्टर साहब, आपने एक कंप्लेंट करवाई थी बिलावर थाने में कुछ लोगों के खिलाफ, क्या उसमें कोई एफआईआर लगी? अभी तक कोई एफआईआर नहीं लगी है, अभी तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सिस्टम ही ऐसा, आप क्या बोलें, किसको पकड़े। आप देख सकते हैं वीडियोस में, क्योंकि वीडियोस एक एविडेंस है। दिन में वो लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, शाम को वही लोग आपके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी क्यों हो रही है? और देखो, इन्वेस्टिगेशन तब करो कि जब वहाँ पे कोई सबूत ना हो, और मौके पे एसएचओ साहब वहाँ थे, और वो जब मेरे साथ हाथापाई हो रही तो एसएचओ साहब ने ही वहाँ से मुझे निकलवाया, वहाँ से, वो मौके के गवाह हैं, शाम के समय। हाँ, वो मौके के गवाह हैं वहाँ पे। तो अगर ये
एमएलए के ऊपर ये चीजें होने के बाद अगर ये इस चीज को डिले कर रहे हैं, तो आप आम आदमी जिसकी कोई अप्रोच नहीं होगी उसका तो सोचिए क्या हाल करेंगे, उसके ऊपर क्या ही कार्रवाई होगी, क्या ही कार्रवाई कर सकते हैं ये। सर, जिस मामले को लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ और जिस मामले को एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई, अब तो ये कहा जा रहा है कि उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो गिरने से जो है उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि टारगेट कुछ और किया जा रहा था, वहाँ के रहने वाले मिनॉरिटी लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि OGW का काम वो लोग करते हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, एक एमएलए की अगर इन्वेस्टिगेशन FIR नहीं लग पड़ी तो वो गरीब आदमी उनका क्या करेंगे। आज उनको एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। 3 आदमी एक्सीडेंट से मर रहे हैं, 3 आदमियों के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, ये केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी चलो माना गिर सकता है, और कह रहे हैं कि वो पैंट उल्टी इसलिए पहनी थी उन्होंने कि बारात में जा रहे थे, ऐसे सुनने में आ रहा है हमें कि बारात में जा रहे थे तो वो उल्टे कपड़े गंदे ना हो जाए तो उल्टे कपड़े पहने थे। मतलब जितनी बारात जा रही है वो सब उल्टे कपड़े पहन के जा रहे थे। जनाब ये एक मर्डर है, मर्डर, प्लान्ड मर्डर है, समझ रहे हो, किसी भी तरीके से हुआ है, किसने किया है ये एक जांच का विषय है, लेकिन ये एक मर्डर है और इसको सोच समझ के डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को इंसाफ ना मिले इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ के डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है ये चीजें होनी नहीं चाहिए, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके ऊपर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि इनके पीछे किन लोगों का हाथ था, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर ऐसे ही हम केस को दबाते रहे, आज 3 कल 5 परसों 10 पर ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी ना कभी इसके ऊपर नकेल कसने के लिए एक अच्छे से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। आपको कहीं पे कभी ऐसा लगा कि मक्खन दीन का जो केस आपने हाथ में लिया उससे आपको जो नुकसान वहाँ पे हुआ या जो आपके साथ मिसबिहेव वहाँ पे हुआ, आपको कभी लगा कि मेरे को वो नहीं करना चाहिए था, मक्खन दीन की बात नहीं करनी चाहिए? देखिए मैं उस मसले में पढ़ना नहीं चाहता। देखो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी आदमी इंसाफ की बात करेगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मैं उसके हक में खड़ा हूँ, बिना जात धर्म हिंदू मुस्लिम ये देख के बिना मैं उसके हक के लिए आवाज बात करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो डिपार्टमेंट देखेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, सही क्या है और गलत क्या है। इन्वेस्टिगेशन तो हम नहीं करेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन तो एजेंसीज करेंगी, सही क्या है। मेरा फर्ज ये है कि आवाज उठाना, मुझे लोगों ने अपनी आवाज बना के आगे भेजा है कि मैं आवाज बनूं उनकी। अगर मैं मौन बैठा रहा, आवाज नहीं उठाऊंगा तो फिर फायदा क्या है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी लोग अगर इंसाफ के लिए किसी भी धर्म का किसी भी जाति का आता है और बोलता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरी आवाज उठाई जाए, तो मैं बिला शक उसकी आवाज उठाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये जो 3 जाने गई, इससे पहले भी 2 जाने गई थी जिसमें SSP साहब का वर्जन भी आया था कि आपसी रंजिश के चलते जो है ये जाने गई है, लेकिन क्या जिन लोगों ने मारा है उनको वो अरेस्ट हुए? देखिए तो आपसी रंजिश, कोई एक्सीडेंट, कोई घिर के मरे हैं, यही चीजें हो रही हैं। मतलब कि आप तय तक पहुंच नहीं पा रहे हो और केस को दबाने के लिए कुछ ना कुछ बता रहे हो कि ऐसे नहीं हो गया, वैसे नहीं हो गया। तो मैं कहता हूँ ये चीजें कब तक चलती रहेंगी। अब अगर आज एक चीज को दबाने की कोशिश करोगे, कल आप समझ लो आने वाली दूसरी चीज को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आज आप किसी चीज को स्ट्रिक्टली रोक रहे हो तो कल वो चीज नहीं होगी। लेकिन आज उन 2 को स्ट्रिक्टली जो हुई थी, डेथ हुई थी, अगर उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई ऐसा दिखाया जाता तो शायद हो सकता है ये 3 जाने ना जाते। अब इस 3 पे भी अगर गोल मोल करके दबा दिया गया तो कल को पता नहीं क्या हादसा होगा। और हमारा एरिया जो है पहाड़ी एरिया है, ये मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसको जितना हो सके मुझे लगता है सीरियसली इस चीज को ले, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं, जानें रहती हैं और जानें मुफ्त की नहीं है। इतना सस्ती लोगों की जान नहीं है कि आप कुछ भी बोल के उनकी हत्या पे आप कुछ भी बोल के उसके केस को दबा दिया जाए। जिस समय डेड बॉडीज मिली वो 3, उस समय तो प्रोटेस्ट हुए, बड़ा रोडें बंद हुई, आपके साथ मिसबिहेविंग हुई, बाकी डिप्टी CM तक को वहाँ पे नहीं जाने दिया गया, बाकी जो लोग वहाँ पे जाना चाहते थे सियासी लोग उनको वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। लेकिन जब ये खबरें चलना शुरू हुई कि ये रिपोर्ट आ रही है, ऐसा कुछ मामला है, उसके बाद BJP के नेता क्यों चुप हो गए? देखो वो सवाल आप उनसे ही पूछो तो अच्छा रहेगा, वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पहले के बोलना ज्यादा बनता था ना। हाँ बिल्कुल, वो इस चीज पे अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि वो क्यों चुप हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे, पहले क्यों इतना शोर डाल रहे थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये एक साझा मसला है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटके एक इंसानियत का मसला है और इंसानियत के लिए मुझे लगता है हर एक को आगे आना चाहिए, हर एक को
उस इशू पे बोलना चाहिए, ताकि आज अगर एक चीज़ को नज़रअंदाज किया जाएगा तो वो कल को वो चीज़ें भड़ के, अगर आज किसी के घर के आग को देख के हम दूर से नज़ारे लेंगे तो कल को आग वो अपने घर को भी लगेगी। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से हटके इंसानियत की बात होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश की जाए, वो चाहे किसी भी पार्टी और किसी भी ग्रुप का हो। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। Thank you so much. डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी एमएलए बनी हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shabir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.